Adaptation in aerial animals. What is the main difference between vehicle on road and aeroplane? रोड पे जो गाड़ियाँ रहती है और एरोप्लेन में क्या डिफरेंस है, तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ठीक है. यू ऑल कैन ईजिली आंसर. द स्पिंडल शेप बॉडी ऑफ बर्ड्स ऑल्सो मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर वाइल फ्लाइंग. देखो, बर्ड का जो बॉडी का शेप है वो फिश की तरह स्पिंडल शेप होता है. मैंने पहले भी बताया था, स्पिंडल शेप इज समथिंग लाइक दिस, आगे से पॉइंटेड, पीछे से पॉइंटेड, ठीक है. तो बर्ड का जो शेप होता है इट्स समथिंग लाइक दिस इज कॉल्ड स्पिंडल शेप, ठीक है. तो बर्ड का जो स्पिंडल शेप होता है बॉडी, बर्ड की जो बॉडी स्पिंडल शेप होती है वो एयर के रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करती है. उड़ने में जो अपोजिशन एयर रेजिस्टेंस मतलब अपोज करना, जो हवा उड़ने में अपोज करेगी, ठीक है, वो स्पिंडल शेप की वजह से मिनिमाइज हो जाती है और इससे बर्ड को फ्लाई होने में आसानी मिलती है. प्लस विथ हॉलो बोन्स, उनकी बर्ड्स की बोन्स हॉलो होती है. बर्ड्स की जो हड्डियाँ होती है वो खोखली होती है, ठीक है. अ बॉडी कवरिंग ऑफ फेदर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ 4 लेग इनटू विंग्स. देखो, ये सारी चीज़ें बर्ड को फ्लाई करने में हेल्प करती है. एक तो स्पिंडल शेप बॉडी, ठीक है, जिससे एयर रेजिस्टेंस कम हो जाता है. दूसरा हॉलो बोन्स, जिससे बॉडी का वेट लाइट हो जाता है. उनकी हड्डियाँ खोखली होती है यानी हल्की होती है, जिससे हल्के होने से उड़ना आसान हो जाता है. बॉडी पूरी पंखों से कवर्ड रहती है और उनके फ्रंट लिम्स, 4 लिम्स है बॉडी में, ठीक है. तो जो 4 लेग्स है यानी आगे के पैर, देखो एलिफेंट्स के 4 पैर है, काव के 4 पैर है, ठीक है. दिस इज कॉल्ड 4 लिम्स, ठीक है. तो जो इनका जो 4 लेग है यानी आगे का जो लेग है वो क्या बन गया है, विंग. बर्ड्स में जो आगे वाले पैर होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाई हो चुके हैं. मॉडिफाई मतलब चेंज, ठीक है. विंग्स आ गए हैं इंस्टेड ऑफ फ्रंट लेग. काव वॉक्स ऑन 4 लेग, गोट वॉक्स ऑन 4 लेग, रैबिट 4 पैरों पे चलता है. लेकिन बर्ड्स के 2 पैर ज़मीन पे रहते हैं और 2 पैर पंखों में, विंग्स में ट्रांसफॉर्म हो गए, विंग्स में मॉडिफाई हो गए. आई होप समझ रहा है, ठीक है. तो ये भी, और उनका वेट लाइट है, बॉडी वेट इज़ लाइट बॉडी वेट, अडेप्ट फॉर फ्लाइंग, ठीक है. ये सारी चीज़ों की वजह से आखिर क्वेश्चन आएगा, वाई डू बर्ड्स कैन फ्लाई. तो बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज ऑफ दे आर स्पिंडल शेप बॉडी, हॉलो बोन्स, फेदर्स, बॉडी पे पूरा फेदर्स है, और मॉडिफिकेशन ऑफ 4 लेग इनटू विंग्स. आगे के 2 पैर विंग्स बन चुके हैं. 4 लेग मतलब फ्रंट लेग, ठीक है. टोटल 4 लेग होते हैं, FOUR4, दिस इज FORE4. कुछ बच्चे सोचेंगे 4 मतलब 4, ये 4 मतलब फ्रंट और FOUR4 मतलब 4, ठीक है. और उनका बॉडी लाइट वेट का है जिसकी वजह से वो उड़ने के लिए अडेप्ट हो चुके हैं, ठीक है. आई होप समझा. नेक्स्ट, सिमिलर इंसेक्ट का है. इंसेक्ट भी स्पिंडल शेप होते हैं, ठीक है. द बॉडी ऑफ इंसेक्ट ऑल्सो इज लाइट इन वेट. इंसेक्ट की भी बॉडी वेट में हल्की होती है एंड टेपर एट बोथ एंड. और इंसेक्ट की भी बॉडी स्पिंडल शेप होती है बोथ एंड पे. टेपर मतलब ये टेपरिंग एंड. आई सॉ यू, देखो ये टेपरिंग एंड है, स्पिंडल शेप, ठीक है. आगे उनके दे कैन फ्लाई विथ 2 पैर ऑफ विंग. उनके बॉडी में दो पंख होते हैं, 2 जोड़ी, ठीक है. 2 पैर्स ऑफ विंग्स, 2 जोड़ी पंख होते हैं और 6 लेग्स होते हैं. एंड वॉक विथ 6 स्टिक लाइक, लकड़ी जैसे पैर होते हैं, ठीक है. उसी तरह से बैट भी फ्लाई करता है, लेकिन बैट के बॉडी में फेदर नहीं होते हैं, वो स्किन के सपोर्ट पे उड़ता है. बैट कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ पेटेजियम, ठीक है. बैट फ्लाई कर सकता है विद द हेल्प ऑफ, अब कुछ टीचर्स को पेटेगियम भी प्रोनाउंस करते हैं, तो डोंट हैरेस मी फॉर प्रोनाउंसिएशन. इट्स पेटागियम और पेटाजियम, जैसा तुम्हें चाहिए यू कैन प्रोनाउंस. अ थिन फोल्ड ऑफ स्किन बिटवीन देयर 4 लेग्स एंड हिंड लेग्स, ठीक है. 4 लेग आगे के पैर, हिंड लेग पीछे के पैर. टोटल 4 लिम्स रहते हैं, 4 पैर होते हैं. FORE 4 लेग्स मतलब आगे के, हिंड लेग्स मतलब पीछे के. अब बैट के अंदर स्किन आगे के पैरों से पीछे के पैरों तक स्किन रहती है, पतली सी स्किन,
पतली सी स्किन का फोल्ड रहता है जिसको पैटाजियम कहते हैं, पैटागियम, ठीक है, और उसकी मदद से बैट कैन ऑल्सो फ्लाई। ऑब्जर्व, अब ये तुम्हारे लिए दिया है, अपने सराउंडिंग में जितने बर्ड्स और इंसेक्ट है उनको ऑब्जर्व करो, उनको देखो, ठीक है। आई होप समझा। यह देयर इज अ यहाँ पे अमेरिकन ईगल का डायग्राम दिया है, एक फ़ोटो दिया है, सॉरी पिक्चर दिया है। नेक्स्ट, एडाप्टेशन इन रेप्टाइल्स। एडाप्टेशन इन रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स उनको कहते हैं जो ज़मीन पर रेंग के चलते हैं, जो एनिमल्स ज़मीन पर रेंग के चलते हैं, यानी अपना स्टमक पार्ट, अपना चेस्ट और स्टमक पार्ट ज़मीन पर चिपका कर चलते हैं या वॉल पे चिपका के चलते हैं, उन्हें हम रेप्टाइल कहते हैं, रेप्टाइल्स। ऑब्जर्व फ्रॉम अ डिस्टेंस, अब यहाँ पे लिखा है रेप्टाइल्स देखो, लेकिन देखो ऑब्जर्व फ्रॉम अ डिस्टेंस हाउ अ स्नेक। ऑब्जर्व करो, लेकिन स्नेक ऑब्जर्व कर रहे हो तो दूर से देखना है, नज़दीक से जाके नहीं देखना है स्नेक को। ऑब्जर्व फ्रॉम अ डिस्टेंस हाउ स्नेक एंड अर्थवर्म क्रीप्स, ठीक है, स्नेक कैसा रेंगता है और अर्थवर्म कैसा रेंगता है। रेंगता है मतलब रगड़ के चलता है, बॉडी को घस के चलता है, ये ऑब्जर्व करने कहा गया है। विच ऑर्गन डू दे यूज़ फॉर क्रीपिंग, किसकी मदद से वो क्रीप करते हैं, ठीक है। आर देयर एनी स्पेशल चेंज फॉर दैट पर्पस, क्रीपिंग करने के लिए, रेंगने के लिए क्या कोई खास चेंज है उनकी बॉडी में। देखो स्नेक के तो लेग ही नहीं होते, तुम्हें पता है, फिर वो कैसे चलता है, वो अपना बॉडी पार्ट रेंगता है, क्रीप करता है, ठीक है। उसका जो स्टमक और चेस्ट पार्ट है वो ज़मीन पर उसको आगे आगे मूव करता है, देखेंगे आगे आएगा। नोट एनी सच चेंज। एनिमल लाइक हाउस लिजार्ड, घरेलू जो चिपकली होती है हाउस लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, और जो घर के आंगन में पेड़ों पर जो लिजार्ड होती है, घर की लिजार्ड, गार्डन की लिजार्ड, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा, यूज़ देयर मसल्स फॉर क्रीपिंग। ये लोग कैसे चलते हैं, अपना चेस्ट पार्ट और स्टमक पार्ट का मसल्स यूज़ करते हैं रेंगने के लिए। सिमिलरली दे शो एडेप्टेशन इन स्किन सोल ऑफ फीट, और उनकी जो फीट है, फीट का जो स्किन, उनकी जो फीट का सोल है उसमें भी एडेप्टेशन है, और उनकी स्किन में भी एडेप्टेशन है। उनकी स्किन और फीट सोल में एडेप्टेशन है, ठीक है। स्किन, उनकी जो बॉडी में स्किन है चेस्ट पार्ट की, स्टमक पार्ट की, उसमें, और जो फीट का सोल है, सोल मतलब लोअर पार्ट ऑफ इट, बॉडी कलर एक्सेट्रा, ये सब चेंज होता है, ठीक है। बॉडी कलर ये सब अडेप्ट हुआ है वातावरण के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल द हाउस लिजार्ड एंड मॉनिटर लिजार्ड हैव क्लॉज टोज एंड थिन सोल। एग्जाम्पल जो घरेलू चिपकली होती है और जंगल में जो मॉनिटर लिजार्ड होता है, मॉनिटर लिजार्ड बड़े साइज की लिजार्ड होती है, जंगल में पाई जाती है। हैव क्लॉज टोड, हैव इनके पंजे होते हैं, इनके टोज में, पैरों में नाखून होते हैं, एंड थिन सोल, और सोल बहुत पतला सा होता है। वेयर स्नेक हैव अ स्केली स्किन, और स्नेक की स्किन कैसी होती है, स्केली होती है, ठीक है। एडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल, एडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल, खाने के हिसाब से क्या एडेप्टेशन है। देखो कुछ जीव शाकाहारी होते हैं, हर्बीवरस, कुछ मांसाहारी होते हैं, कार्निवरस, ठीक है। सॉरी, वी कैन कैरेक्टराइज एनिमल एज हर्बीवरस एंड कार्निवरस। हम लोग एनिमल को हर्बीवरस और कार्निवरस के हिसाब से समझ सकते हैं। स्पेशल एडेप्टेशन आर सीन इन ईच कैटेगरी टू मेक द प्रोसेस ऑफ फीडिंग ईजी। खास तरीके का एडेप्टेशन देखा जाता है इनमें, इसके आधार पर, खान पान के आधार पर, और इससे स्टडी मतलब इनका एडेप्टेशन ईजी हो जाता है। वी विल डिस्कस दिस इन ग्रेटर डिटेल इन चैप्टर ऑफ न्यूट्रिशन। देखो बाद में एक चैप्टर आएगा न्यूट्रिशन, उसमें एनिमल्स के खान पान के हिसाब से हम लोग जानवर को क्लासीफाई करेंगे। एनिमल और बर्ड्स को उनके खान पान के आधार पर क्लासीफाई किया जाएगा इन चैप्टर न्यूट्रिशन, ठीक है। वॉट्स द प्रोग्राम, अब यहाँ पे बच्चों को सजेस्ट किया जा रहा है कि नेशनल ज्योग्राफिक वाइल्ड चैनल देखो एनिमल्स के लिए, एनिमल्स की जानकारी के लिए डिस्कवरी चैनल देखो, और जानवरों के जो एनिमल्स है उनका फीडिंग हैबिट्स देखो कि वो क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, जैसे फ्रॉग, स्नेक, बर्ड, मॉस्किटो, बटरफ्लाई एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ बर्ड्स के और इंसेक्ट के फ़ोटो भी दिए हैं, यॉल कैन सी, तो तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक होगा, आई होप सो। उसके बाद देयर इज़ अ, यहाँ पे कुछ कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट दिया है फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये तुम्हें करना है, मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ।
शार्प टीथ लायन टाइगर, क्यों शार्प टीथ होते हैं? टू टेयर दी फ्लैश, ताकि मांस को फाड़ सके, ठीक है। उसी तरह से लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक, लंबी पतली चोंच किस में होती है? क्रो है, ईगल है, एक्सेट्रा। क्रो, ईगल, वल्चर, ये सब में लंबी और पॉइंटेड चोंच होती है, बीक होती है, ठीक है। क्यों होती है? अगेन टू फ्लैश, टू टेयर द फ्लैश। ये सब मांसखोर है, कौवा और ईगल, वल्चर, क्रो एक्सेट्रा, ये सब मांस खाने वाले पक्षी है। तो इनकी लंबी और नोकीली चोंच होती है। क्यों होती है? टू टेयर द फ्लैश, मांस फाड़ने के लिए। थर्ड, शॉर्ट बीक। शॉर्ट बीक किसकी होती है? पिजन, कबूतर की होती है, स्पैरो की होती है, ठीक है। क्यों इनकी शॉर्ट बीक होती है? टू पिक अप ग्रेन, दाना चुगने के लिए, दाना चुगना, ग्रेन पिक करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्ग एंड स्टिकी टंग, लंबी सी चिपचिपी ज़बान। लंबी सी चिपचिपी ज़बान तो लिजार्ड की होती है, फ्रॉग की होती है, ठीक है। मतलब लिजार्ड है, फ्रॉग है, इनकी लंबी और चिपचिपी ज़बान होती है। क्यों लंबी? और ताकि ये इंसेक्ट, दूसरे मतलब कीड़े मकोड़ों को, इंसेक्ट और बर्ड्स को अपनी ज़बान से दूर से ही पकड़ के खा लेते हैं। कैमेलियन जो रहता है, जिसको कुछ टीचर चैमेलियन भी प्रोनाउंस करते हैं, उसकी भी लंबी चिपचिपी ज़बान होती है इंसेक्ट पकड़ने के लिए, ठीक है। लॉन्ग नेक, लंबी गर्दन वाला जानवर, कैमल है, जिराफ है। लॉन्ग नेक वाले कैमल और जिराफ। क्यों इनकी लंबी गर्दन होती है? ताकि वो पेड़ों की पत्ती खा सके। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की जो ऊपर लेवल की पत्तियां होती है, जो ज़्यादा टेस्टी होती है, उसको कैमल और जिराफ खा सके, इसके लिए नेचुरली उनकी नेक लंबी है। आई होप समझा। नेक्स्ट, एडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विथ सराउंडिंग। एडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विथ सराउंडिंग, ठीक है। कुछ एनिमल सराउंडिंग के साथ ब्लेंडेड हो गए। ब्लेंडिंग मतलब घुल मिल जाना, सराउंडिंग के साथ घुल मिलना। देखो, कुछ बटरफ्लाइज, कुछ इंसेक्ट ग्रीन कलर की रहती है, तो वो आसानी से घास में, कुछ इंसेक्ट रहते हैं वो ग्रीन कलर के रहते हैं। क्यों इनका कलर ग्रीन होता है? ताकि वो आसानी से घास में छुपे रहे और अपने शिकारियों से बचे रहे। जो बर्ड्स उन इंसेक्ट का शिकार करेगी, वो उनको देख नहीं पाती जब वो घास में या पेड़ पर होते हैं, हरे पर होते हैं, ठीक है। तो उनका कलर ही कुछ वैसा होता है, इसलिए, ठीक है। सो वी कैन नॉट ईजली स्पॉट कलरफुल बटरफ्लाइज, लिजार्ड एंड ग्रास हॉपर। हम लोग आसानी से नहीं देख पाते हैं कलरफुल बटरफ्लाइज को, लिजार्ड को, ग्रास हॉपर को। दे गेट, सॉरी कैमरे, नाउ इट्स विजिबल। दे गेट कैमोफ्लेज्ड एमिड्स ग्रासेस, ठीक है। वो लोग छुप जाते हैं, वो लोग घुल मिल जाते हैं घास से। मतलब उनका जो कलर है, वो लोग ईजिली, कॉम्फ्लेज मतलब ईजिली छुप जाते हैं, डिस्गाइज, यानी घास के अंदर वो लोग ईजिली अपने आप को छुपा लेते हैं, या पेड़ों पर, पेड़ों की शाखों पर, या पत्तों पर, या फूलों पर। बटरफ्लाइज का कलरफुल बटरफ्लाइज है तो वो पेड़ के फूलों में, पत्तियों में, या फिर कोई भी इंसेक्ट है तो वो अपने आप को आराम से छुपा लेते हैं, ठीक है, घास के, क्योंकि उनका कलर मैच हो जाता है, ठीक है, एक्सेट्रा। दैट इज़ बिकॉज देयर कलर ब्लेंड्स, क्योंकि उनका कलर मिक्स होता है विथ दोज फॉर देयर सराउंडिंग से, ठीक है। सराउंडिंग में जो ग्रास एक्सेट्रा, ट्री, लीव्स, फ्लावर है, उनसे उनका कलर ब्लेंड यानी मिक्सअप होता है, ठीक है। तो वो आसानी से घास में अपने आप को छुपा लेते हैं। नेक्स्ट, change that takes place in the various organ and life process of organism that enable them to live, feed, reproduce, to perpetuate themselves and protect themselves from their enemies in specific surrounding depends upon the habitat and its geographical condition are called adaptation. अब यहाँ पर adaptation का definition आया। आखिर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज एडेप्टेशन, तो ये पूरा आंसर है उसका, ठीक है। ऐसे बदलाव ऑर्गेनिज्म में, उसके ऑर्गेन में या उसके लाइफ प्रोसेस में, ऑर्गेनिज्म जानवरों में ऐसे बदलाव, ऐसे चेंजेस लाना पूरी उसकी ज़िंदगी के प्रोसेस में या कोई ख़ास ऑर्गन में उसके बॉडी के, जिसकी वजह से वो जिए, खाए पिए, ठीक है, और जन्म देवे, अपनी जैसी प्रजाति को आगे बढ़ाए, ठीक है, अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाए, यानी अपने जैसे बच्चों को जने, और अपने आप को बचाए रखे दुश्मनों से, शिकारियों से,
ठीक है। खास सराउंडिंग में किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है उनके हैबिटेट पर, खान पान रहन सहन पर और जोग्राफिकल कंडीशन पर, कि वो वातावरण का जोग्राफिक कंडीशन क्या है, हॉट डेजर्ट एरिया है या स्नोवी एरिया है या इक्वेटोरियल जोन है या डेंस फॉरेस्ट है। जोग्राफिकल कंडीशन इसको कहते हैं, ये बदलाव को कहते हैं एडेप्टेशन। ऑर्गेनिज्म अपने अंदर जो बदलाव लाता है सराउंडिंग के हिसाब से, जिसकी वजह से वो अपने दुश्मनों से बचा रहे, खाए पिए जिए, खाए पिए और अपने जैसे को जन्म देवे, मतलब बच्चे पैदा करे, ठीक है। ये पूरे प्रोसेस को कहते हैं एडेप्टेशन। आई होप तुम्हें समझा, ठीक है। आगे, एडेप्टेशन अचानक में नहीं होता है। एडेप्टेशन इज़ नॉट अ सडन प्रोसेस, इट्स ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस। ये धीरे धीरे और लगातार होता है। ये कोई अचानक का प्रोसेस नहीं है कि 2 दिन में हो गया, 10 दिन में हो गया, नहीं। इसको कई करोड़ों साल लगते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे होता है और लगातार होता रहता है। डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस ऑफ प्रेजेंट डे एनिमल and animals of 1000 years ago are the adaptation that occurred according to the prevailing condition। जो फ़र्क तुम्हें आज के जानवरों में और अभी से जो 1000 साल पहले जानवर थे उसमें जो फ़र्क दिखता है वो क्यों है? बदलते कंडीशंस की वजह से। इट इज़ आवर ड्यूटी टू कंजर्व दिस डाइवर्सिटी, और ये हमारा काम है इस डाइवर्सिटी को बचा के रखना, ठीक है। ये जो डिफरेंस आ रहा है इसे हमारा काम है बचा के रखना, ठीक है। डार्विन थियोरी ऑफ एवोल्यूशन, डार्विन्स थियोरी ऑफ, ये डार्विन का पिक्चर है, यू ऑल कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक। चार्ल्स डार्विन अ बायोलॉजिस्ट, चार्ल्स डार्विन एक बायोलॉजिस्ट है। बायोलॉजिस्ट उन्हें कहते हैं जो एनिमल्स और प्लांट की स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं बायोलॉजिस्ट। और जो प्लांट और एनिमल और बॉडी की स्टडी करते हैं सब्जेक्ट को कहते हैं बायोलॉजी। तो चार्ल्स डार्विन एक बायोलॉजिस्ट है। स्टडीड न्यूमरस टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड सजेस्ट दैट ओनली दोज ऑर्गेनिज्म आर लाइकली टू सर्वाइव विच कैन बेस्ट एडॉप्ट देमसेल्फ इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। इन्होंने बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट के बारे में पढ़ाई की, मतलब उनको ऑब्जर्व किया और फाइनली ये सजेस्ट किया कि वही जानवर सर्वाइव कर सकता है जिसके अंदर बदलते हुए माहौल, बदलते हुए वातावरण, एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को जो अडेप्ट कर ले। सिर्फ वही प्लांट और एनिमल, इन्होंने बहुत सारे प्लांट और एनिमल की पढ़ाई, मतलब उन पे रिसर्च किया और ये सजेस्ट किया कि वही ऑर्गेनिज्म जो बदलते हुए माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल ले वही सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। और इस थियोरी को कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड थियोरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। इस थियोरी को कहते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी जो फिट है वही बचेगा। दिस इज़ डार्विन्स फर्स्ट प्रिंसिपल, इसको डार्विन का फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। नेक्स्ट, इन एन ऑर्गेनिज्म, इफ एन ऑर्गेनिज्म इज बॉर्न विथ अ न्यू बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक एंड इज एबल टू सर्वाइव, दिस चेंज इज प्रिजर्व्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन। देखो, आखिर कोई ऑर्गेनिज्म कोई ख़ास तरीके के कैरेक्टर के साथ पैदा हुआ है जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर रहा है। कोई ऑर्गेनिज्म आखिर कोई ख़ास कैरेक्टरिस्टिक के साथ बॉर्न होता है और वो सर्वाइव कर जाता है, तो वो चेंजेस, वो बदलाव अगले जनरेशन तक जाते हैं, मतलब उससे उसकी अगली पीढ़ी, उससे अगली पीढ़ी तक जाते हैं। इसको कहा जाता है डार्विन सेकेंड प्रिंसिपल, ठीक है। और इसका नाम है नेचुरल सिलेक्शन, थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अभी डार्विन की थियोरी तुम्हें डिटेल में 10th में पढ़ने मिलेगी। 10th का फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ पे सिर्फ डार्विन का इंट्रोडक्शन है। 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर में डार्विन का पूरा कम से कम 4-5 पेजेस का एक्सप्लेनेशन है डार्विन्स की दोनों थियोरी का, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, व्हाई आर लिविंग थिंग क्लासिफाइड, विच आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्यों क्लासीफाई करते हैं। मतलब ये तुम्हारे लिए नहीं है, इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है, नो नीड टू वरी। क्या क्या सिस्टम यूज़ होता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट और एनिमल को क्लासीफाई करने, क्या क्या क्राइटेरिया, यानी क्या क्या कदम, क्या क्या स्टेप्स लगते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इधर है। इट इज़ डिफ़िकल्ट, फर्स्ट क्वेश्चन है विच आर द लिविंग, व्हाई आर लिविंग थिंग क्लासिफाइड का आंसर, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी एंड रिमेंबर ऑल द ऑर्गेनिज्म इन दिस डाइवर्स लिविंग वर्ल्ड एट द सेम टाइम।
एक ही साथ इतने सारे जानवरों को पढ़ना और उनको याद रखना, इतने सारे प्रकार के जानवरों के बारे में पढ़ना और उनको याद रखना एक बहुत डिफ़िकल्ट काम है, वो भी डाइवर्स, मतलब अलग अलग तरीके से दिखने, रहने, खान पान वाले। क्लासिफिकेशन हेल्प्स देम इन दिस रिस्पेक्ट। इस तो यहाँ पर इतने सारे जानवर को पढ़ना याद रखना मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है बहुत, तो उसके लिए क्या किया जाता है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की मदद से हम लोग इतने सारे जानवरों को ईजिली पढ़ और समझ सकते हैं। क्लासिफिकेशन मतलब उनको ग्रुप में बांट कर, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंट साइंटिस्ट हैव यूज्ड डिफरेंट क्राइटेरिया एंड इंडिपेंडेंटली, ये सेकंड का आंसर है, सेकंड क्वेश्चन का, विच आर द क्राइटेरिया यूज फॉर। अलग अलग साइंटिस्ट, डिफरेंट साइंटिस्ट हैव यूज्ड डिफरेंट क्राइटेरिया एंड इंडिपेंडेंटली क्लासिफाइड प्लांट्स एंड एनिमल। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग सिस्टम यूज़ किया और आत्मनिर्भरता के साथ प्लांट्स और एनिमल को क्लासीफाई किया। अ हायरार्की इज फॉर्म्ड इन द क्लासिफिकेशन दैट स्टार्ट विद किंगडम। अ हायरार्की इज फॉर्म्ड, हायरार्की यानी समझ लो एक आई कार्ड टाइप, एक आई कार्ड जैसा बनाया गया है। क्लासिफिकेशन दैट स्टार्ट विद किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटे, ठीक है। एक हायरार्की यानी एक आई कार्ड टाइप बनाया गया है जो किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटे से स्टार्ट होता है। फर्दर ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स आर फॉर्म्ड, और फिर आगे ग्रुप और सब ग्रुप दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन बेसिक सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस, कि उनके अंदर क्या बेसिक सिमिलैरिटीज़ है और क्या डिफरेंस है। दिस इज कॉल्ड हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो जैसे तुम्हारा स्कूल आईडी होता है, तुम्हारा नाम होता है, स्टैंडर्ड होता है, डिवीज़न होता है, ठीक है, स्कूल का नाम होता है, तो वो तुम्हारा हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन कि तुम कौन से डिवीज़न, कौन सी स्कूल में, कौन से स्टैंडर्ड पे हो, और तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा GR नंबर, रोल नंबर क्या है। तो वैसा ही यहाँ पर प्लांट और एनिमल को क्लासीफाई किया जाता है बाय दिस, ये हायरार्की है, ठीक है। इधर दो ऑर्गेनिज्म का हायरार्की है, एक मैंगो ट्री का और एक ह्यूमन का। तो मैंगो तो प्लांट किंगडम से है, ठीक है, और ह्यूमन एनिमेलिया से। देखो ये दोनों अलग अलग है, प्लांट दिया है यहाँ पर, प्लांट किंगडम, किंगडम प्लांटे, फिर फाइलम एंटोफाइला, नेक्स्ट क्लास डाइकोटिलिडॉन, 2 सीड वाला, ठीक है। अब ये सब मीनिंग्स नहीं बता, ये सब मीनिंग्स बता भी सकते हैं लेकिन तुम्हें बाउंस होगा। सिर्फ इतना याद रखो कि मैंगो का ये आई कार्ड है और ये ह्यूमन बीइंग का आई कार्ड है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग एनिमेलिया से है, कॉर्डेट से है जिसको बैकबोन रहती है, मैमेलिया है जो अपने बच्चों को मिल्क फीड करते हैं, मतलब ये पूरी एक उनका आई कार्ड है, ठीक है। अब मैं एक एक वर्ड पे पूरा एक बड़ा सा एक्सप्लेनेशन है मैमेलिया पे, कि मैमेलिया क्या है, कॉर्डेटा पे एक बड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन मीन्स कॉर्डेटा सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा तो इट विल टेक 5 to 10 minutes, मैमेलिया डिस्कस करूँगा तो इट विल टेक 10 minutes। हाँ, 10th में ये सब है पूरा डिटेल में, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे सिर्फ नाम दिया है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये मैंगो की हायरार्की है और ये ह्यूमन की हायरार्की है, तो इट्स अ टाइप ऑफ आई कार्ड। अभी एग्जाम में पूछते हैं राइट द हायरार्की ऑफ ह्यूमन, तो किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडे और जीनस होमो, स्पीशीज सैपियंस। ये पूरा लिखना है हायरार्की ह्यूमन। और मैंगो का पूछा तो ये लिखना है, एंड ह्यूमन का पूछा तो ये लिखना है। आई होप समझा, ठीक है। और उससे ज़्यादा डिटेल में बोलकर आई एम गोइंग टू वेस्ट माई टाइम। मैं जानता हूँ यू ऑल आर इन 8th स्टैंडर्ड, सो बेसिक है, तुम्हें सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो मैं इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ाऊँगा, ठीक है, डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, अच्छा ये क्यों दिया है, क्यों हायरार्की क्यों करते हैं? हायरार्की इसलिए करते हैं, सपोज तुम्हारी क्लास में 4 किरण है, या स्कूल में 4 किरण है, या 4 कुणाल है, कबीर है। सपोज स्कूल में 4, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। सपोज करो तुम्हारी स्कूल में 4 कबीर है या 4 किरण है। अभी मैं तुम्हें कबीर के बारे में बता रहा हूँ, तो कौन से कबीर के बारे में, है ना, तो कौन सा कबीर समझ में नहीं आएगा ना, तो सिर्फ कबीर से नहीं चलेगा। कबीर के बाद उसका लास्ट नेम क्या है, ठीक है, या उसका स्टैंडर्ड कौन सा है, या कौन से डिवीज़न का कबीर है। आर यू गेटिंग मी? और क्या रोल नंबर है उस कबीर का। अगर ये सब डिस्कस करोगे तो क्लियर समझेगा, सिर्फ कबीर कबीर बोलोगे तो नहीं समझेगा। ऐसा ही यहाँ पर हायरार्की, सिर्फ मैंगो प्लांट बोलेंगे तो नहीं चलेगा, उसका सब पूरा डिटेल, ठीक है। सो ये पूरा एग्जाम्पल कबीर और किरण के नाम से दिया है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने हर एनिमल का, देखो सबका एक डोमेस्टिक नेम होता है
वैसा ही साइंटिस्टों ने उनका एक साइंटिफिक नेम रखा है जिसको बाइनोमियल नॉनमेनक्लेचर कहते हैं, बाइनोमियल नॉनमेनक्लेचर, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम है हर एनिमल्स का, हर प्लांट का, ठीक है। मतलब साइंटिफिक नाम रखा गया है बाय बाइनोमियल nomenclature is used to identify each organism according to a scientific name has been assigned to each organism। इस हिसाब से हर ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दिया गया है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, हर साइंटिफिक नेम में 2 पार्ट है। क्या? द फर्स्ट पार्ट इज जीनस एंड सेकेंड पार्ट इज स्पीशीज। हर ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम रखा गया है, फर्स्ट पार्ट जीनस और सेकेंड पार्ट स्पीशीज। हमारा क्या नाम है साइंटिफिक? होमो सैपियंस। हमारा साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस, होमो जीनस है, सैपियंस स्पीशीज है, ठीक है। उसी तरह से मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। आई होप समझा, ठीक है। नाउ अब ये सब कैसे देखो एक ही टाइप के बहुत सारे एनिमल पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे डॉग है, तो डॉग में भी वैरायटीज़ है। अगर मैं कैट बोलूँ तो कैट भी डिफरेंट टाइप की कैट्स होती है। कुछ बड़े बाल वाली कैट्स होती है, कुछ स्पिंक्स कैट होती है, और कुछ मतलब शॉर्ट हाइट कैट रहती है, कोई छोटे फर वाली कैट रहती है। उसी तरह से हैन भी बहुत सारे टाइप की रहती है। अशील कॉक रहते हैं, अशील फाइटर कॉक बड़े साइज़ के, स्मॉल साइज़ के कॉक रहते हैं, मीडियम साइज़ के रहते हैं, इंग्लिश रहते हैं, बॉयलर रहते हैं, ठीक है। इंग्लिश बॉयलर सुना होगा, देसी। तो दिस आर वेरियस टाइप्स। तो इनका एक प्रॉपर साइंटिफिक नेम देकर, क्योंकि वो अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं, अलग अलग कलर के रहते हैं, तो उनके लिए उनका रिप्रोडक्शन लेकिन है वो एक ही। मतलब जैसे डॉग की बात कर रहा हूँ तो आखिर वो हस्की हो या फिर वो जर्मन शेपर्ड हो या फिर कोई भी टाइप का डॉग हो, ठीक है, डॉबरमैन हो, कोई भी टाइप का डॉग हो, है तो डॉग प्रजाति का, लेकिन क्योंकि उसमें अलग अलग डिफरेंसेस है। तो ये डाइवर्सिटी प्लांट में भी ऐसा होता है, मैंगो में, वीट में। जैसे हम लोग मैंगो खाते हैं तो मैंगो एक टाइप का नहीं आता है, अल्फेंसो आता है, आपूसाम जिसको कहते हैं, फिर तोतापुरी आता है, फिर बहुत सारे टाइप के आम आते हैं, लंगड़ा, बाटली, क्या क्या अलग अलग नाम हैं। लोकल नेम बहुत सारे हैं, आपने सुने होंगे, लंगड़ा आम है, बाटली आम है, और आपूस है, तोतापायरी है, ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं मैंगोज़ में। बिकॉज देट आर देर आर वराइटीज़ ऑफ मैंगो, वीट, मेज एक्सेट्रा। आई होप समझा ये पैराग्राफ, यू ऑल कैन रीड एंड अंडरस्टैंड। अभी मैं साइंटिफिक नेम बता रहा हूँ। देखो डॉग का साइंटिफिक नेम है कैनिस लिपस फेमिलियरिस, ठीक है। उसी तरह से काव का साइंटिफिक नेम दिया है बॉस टॉरस। हैबिस्कस प्लांट का, हैबिस्कस तो देखा होगा, चाइना रोज कहते हैं जिसको, और बीच में से लिली फ्लावर भी कहते हैं हैबिस्कस को, लिली फ्लावर सुना होगा, लिली। हैबिस्कस रोसा सिनेसिस, जवार, सोरगम, बाइकलर, ठीक है। तो ये सब साइंटिफिक नेम है और ये जनरल नेम जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया फॉलोइंग आर सम एग्जांपल ऑफ एनिमल्स, some examples of organism from kingdom Plantae and animal classified by binomial method of nomenclature. I hope समझा। नेक्स्ट, फाइंड आउट द साइंटिफिक नेम ऑफ अदर एनिमल्स। तुम्हारे सराउंडिंग में जो भी एनिमल्स है उसका नेट से कहा जा रहा है, नेट, इंटरनेट की मदद से साइंटिफिक नेम निकालो। जैसे कैट है, फिर गोट है, जो सराउंडिंग में पाए जाते हैं, रोज प्लांट है, कोकोनट ट्री एक्सेट्रा। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन दी अबाउट फ्रॉग। 29th April is observed as World Frog Protection Day, ठीक है। देखो मैं थोड़ा सा, मेरे बोलने में, रीडिंग में थोड़ा सा लड़खड़ाहट हो रही है, मतलब थोड़ा सा टंग स्लिप हो रही है, क्योंकि मैं नाइट में वीडियो बना रहा हूँ। इट्स अराउंड 1:30 और रीज़न इज़ कि दिन भर में टाइम नहीं मिल रहा है। वी आर टेकिंग ऑनलाइन लेक्चर्स। हम लोग 7th 8th के, 9th के, 10th के ऑनलाइन लेक्चर्स स्टार्ट कर चुके हैं। तो और ऑफलाइन भी थोड़ा बहुत जो बच्चों को डिफ़िकल्टी, मतलब ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं, तो जिसकी वजह से वीडियोस बनाने अभी टाइम नहीं मिलता है। तो रात का ही थोड़ा बहुत टाइम है, वी आर यूजिंग इट, ठीक है। सो फ्रॉग को 29th अप्रैल इज़ ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड फ्रॉग प्रोटेक्शन डे। 29 अप्रैल को वर्ल्ड फ्रॉग प्रोटेक्शन डे माना जाता है। और मारना, फ्रॉग्स को मारना या हार्म करने पर पाबंदी लगी है बाय वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कानून है, एक्ट मतलब कानून है जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन।
इसके हिसाब से फ्रॉग को मारना या हार्म करना जुर्म है, पाप है, ठीक है, पाप नहीं मतलब गुनाह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स, आई होप तुम लोग कर लोगे, ठीक है। पूरा चैप्टर मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो भी लाइन टू लाइन, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स, ठीक है, बिकॉज मेरे को अभी 9th का भी एक वीडियो बनाना है। तो आई एम स्टॉपिंग विथ 7th स्टैंडर्ड, 30 मिनट्स हो चुका है। थैंक्स। अच्छा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वीडियो बनाना तो चाहते हैं बट नहीं मिलता है टाइम हमें, ठीक है, बट स्टिल बिकॉज ऑफ योर लव, ठीक है, बिकॉज ऑफ योर एनकरेजमेंट, आप लोग जो सब्सक्राइबर है, व्यूवर्स है, उनके जो कमेंट्स आते हैं लाइक के, तो इट गिव्स अस मोटिवेशन, इट गिव्स मतलब उस थैंक्स टू गॉड वो हमें इतनी ताकत दिए हैं कि वी आर डूइंग इट, ठीक है। और थोड़ा सा ऑल राइट, ठीक है, नो वर्ड्स, आई एम नॉट गेटिंग वर्ड्स, छोड़ दीजिए। जस्ट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब विथ ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।